पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर मेरी शादी ऐसे गरीब और गोबर वाले घर में कर दी। दोपहर का समय हो जाता है और नेहा किचन में काम कर रही होती है और गर्मी बर्दाश्त से बाहर होने लगती है। नेहा पसीने से तरबतर होकर किचन से बाहर आती है तो सीमा आंगन को गोबर से लीपते हुए नेहा से बोलती है, बहू मैं फर्श लीप रही हूँ, तू भी इसे सीख ले, थोड़े दिन में आदत डल जाएगी तो तुझे ही ये सब लीपना पड़ेगा। माँ जी इसे मुझसे दूर ले जाइए, इसमें से कितनी बदबू आ रही है। ये गोबर के सने हाथ, मुझे इससे बहुत घिन आ रही है, मुझसे ये सब नहीं होगा। बेटी यही इस घर की हकीकत है, अब रोने से कुछ नहीं होगा। इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीके भी सीखने होंगे, समझी। नेहा सीमा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और गर्मी की बेबसी में अपनी जेठानी रोहिणी के पास जाती है। जेठानी जी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या आपके पास कोई ठंडा पाउडर होगा? हाँ ये ले, थोड़ा सा ही लगाना, पूरा अपने ऊपर मत उड़ेल लेना, ये बहुत महंगा है। नेहा पाउडर लगाती है और उसे अचानक बहुत ठंडक महसूस होती है। नेहा रोहिणी से पूछती है, ओह ये तो बहुत ठंडा है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बर्फ लगा दी हो। इसमें ऐसा क्या खास है जेठानी जी, ये इतना ठंडा क्यों महसूस हो रहा है? ज्यादा साइंटिस्ट मत बन, ये बस पाउडर है, वापस दे इसे। लगा लिया ना पाउडर, अब जा यहाँ से। नेहा वहां से चली जाती है और अपने फोन पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि इसमें पेपरमिंट का इस्तेमाल होता है। पेपरमिंट, अगर मैं इस पौधे को यहाँ लगा लूं तो शायद गर्मी से राहत मिल जाए। नेहा हॉल में आती है जहां सभी एक साथ बैठे होते हैं। तभी निया नेहा से पूछती है, भाभी क्या सोच रही हैं आप, क्या आपको कुछ मिला है? ऐसी कोई बात नहीं है निया, मुझे बस पेपरमिंट के कुछ पौधे चाहिए, क्या राहुल कहीं से ला सकते हैं? क्या पेपरमिंट लगा रखा है? अरे घर में खाने को दाने नहीं है और तुम्हें सजावटी पौधे चाहिए। पिताजी ये सजावट के लिए नहीं है, बस एक बार राहुल को लाने दीजिए। कहाँ से लाएगा राहुल, और इस घास फूस के लिए हम पैसे कहाँ से देंगे? हमारी क्या औकात है ऐसे शौक पूरे करने की? पिताजी ये घर की गर्मी कम करने और बदबू दूर करने में मदद करेगा, ये हमारा रोजमर्रा का काम आसान करेगा। ये सब शहर के लोगों के बहाने हैं, गोबर की बदबू तो इस गांव की पहचान है। मैं एक पैसा इस बेकार की चीज पर खर्च नहीं करूंगा। मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी, अगर राहुल एक बार कहीं से ला पाए तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी। राहुल नेहा की जिद मानकर कहीं से पेपरमिंट के कुछ छोटे पौधे और पत्तियां ले आता है। मैं ये पेपरमिंट के पौधे ले आया हूँ, तुम्हारा काम कर दिया है नेहा, मैंने ये सब बड़ी मुश्किल से कहीं से जुगाड़ से किया है। शुक्रिया राहुल, अब देखना मैं इस घर को कैसे बदलती हूँ। नेहा उन पौधों को पुराने डिब्बों में लगाकर छत पर रख देती है और उनकी सेवा करती है। बहू ये तो क्या कर रही है, इन घास फूस से क्या होगा? माँ जी बस कुछ दिन रुकिए, ये पौधा हमारी किस्मत बदल देगा। 15 दिन बाद पेपरमिंट के पौधे पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं और घर में एक भीनी खुशबू आने लगती है। भाभी आपके पास खड़ी होने पर बहुत ठंडक महसूस हो रही है। हाँ निया, ये पेपरमिंट का कमाल है, अब हम इसे पूरे घर में इस्तेमाल करेंगे। नेहा पेपरमिंट की पत्तियों को पानी में मिलाकर एक मिश्रण तैयार करती है और दीवारें लेपने लगती है। माँ जी अगली बार जब आप गोबर से लीपे तो इसमें पेपरमिंट का पानी मिला दीजिएगा। इससे क्या होगा बहू, क्या ये गोबर की बदबू दूर कर देगा? ना सिर्फ बदबू दूर होगी बल्कि घर एकदम ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर सीमा और निया मिलकर घर की लिपाई शुरू करती हैं। जैसे वो फर्श पर हाथ फेरती हैं उन्हें ठंडक महसूस होती है। भाभी मेरे हाथ तो बर्फ जैसे ठंडे हो रहे हैं, ये तो जादू है। सच में बहू, घर के अंदर की हवा ही बदल गई है। अभी तो शुरुआत है माँ जी, हमें छत के लिए भी कुछ करना होगा। नेहा घर की छत पर प्लास्टिक की पल्लियां बिछाती है और उन पर गीला घास रखवाती है। नेहा राहुल से बोलती है, राहुल इन घासों पर रोज पानी छिड़कना, इससे छत ठंडी रहेगी और नीचे गर्मी नहीं आएगी। नेहा तुम तो सच में बहुत समझदार हो, घर तो एसी जैसा ठंडा होने लगा है। दोपहर की धूप में भी अब घर के अंदर सुकून है। पूरे घर में पेपरमिंट की ताजी महक फैली हुई है। हाँ अब सारा दिन लोग यहीं डेरा जमाएंगे, काम कौन करेगा। भाभी आप भी यहाँ आकर बैठिए, देखिए कितनी ठंडी हवा आ रही है। पड़ोस की औरतें कौशल्या, रश्मि और ज्योति घर के अंदर आती हैं और हैरान रह जाती हैं। अरे सीमा बहन, तुम्हारे घर में तो एसी जैसी ठंडक है, कैसे हुआ? और ये खुशबू, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बगीचे में आ गए हो। ये मेरी बहू का कमाल है, उसने घर को बिना बिजली के ही ठंडा बना दिया है। हमने तो इसे बेकार समझा था, पर ये तो बड़ी गुणी निकली। नेहा मुस्कुराती है लेकिन तभी उसे अपने माता पिता की याद आती है और वो उदास हो जाती है। काश माँ पापा को भी पता चलता कि मैं यहाँ खुश हूँ और मेहनत कर रही हूँ। तभी नेहा के फोन पर उसकी माँ लता का फोन आता है। उनकी आवाज रोनी सी है। नेहा बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया, तेरे पापा का सारा बिजनेस डूब गया। क्या?
माँ ये कैसे हुआ? आप लोग ठीक तो हैं? हम सड़क पर आ गए बेटा, वो बंगला भी बिक गया, पंडित की बात गलत निकली। माँ आप चिंता मत कीजिए, आप दोनों यहाँ मेरे पास आ जाइए। नहीं बेटा, हम उस गरीब घर में कैसे रह गए, हमने तो तुझे वहाँ फेंक दिया था। माँ ये घर अब गरीब नहीं रहा, यहाँ सुकून और मेहनत की खुशबू है, आप बस आ जाइए। नेहा के घर की काया पलट हो चुकी है। घर के अंदर अब दोपहर की तपिश नहीं है, बल्कि पेपरमेंट की भीनी खुशबू और ताजगी भरी ठंडक है। राहुल, माँ पापा के बिजनेस का डूबना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, उन्हें हमारी जरूरत है। नेहा, मैं समझ सकता हूँ, पर वो यहाँ इस कच्चे घर में कैसे रहेंगे? उन्हें तो आलीशान जिंदगी की आदत है। हम इस घर को और बेहतर बनाएंगे, मेरी तकनीक अब काम आएगी, बस हमें और ज्यादा पेपरमेंट उगाना होगा। नेहा अपने घर के पीछे वाले खाली पड़े खेत की ओर देखती है जो बंजर पड़ा हुआ है। पिताजी, क्या मैं पीछे वाले खेत में पेपरमेंट की खेती कर सकती हूँ? बहू, खेती बच्चों का खेल नहीं है, वहाँ सिर्फ अनाज उगता है, ये घास फूस उगाकर क्या करोगी? पिताजी ये घास फूस नहीं है, ये इस गर्मी का सबसे बड़ा इलाज है, शहर में इसकी बहुत मांग है। हितेश जी, जब बहू ने घर को स्वर्ग बना दिया है तो खेत में भी कुछ अच्छा ही करेगी, उसे करने दीजिए। राहुल और नेहा मिलकर खेत की सफाई करते हैं और बड़े पैमाने पर पेपरमेंट की बुआई शुरू करते हैं। अब खेत में भी खुशबू उगेगी, रोटियां कौन बनाएगा? सारा दिन तो सब इसी मिट्टी में सने रहते हैं। भाभी, अगर ये फसल अच्छी हुई तो हमें रोटियों की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। नेहा की मेहनत रंग लाती है और पूरा खेत हरी भरी खुशबूदार पत्तियों से लद जाता है। भाभी देखिए, पूरा खेत कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ खड़े होते ही पसीना सूख जाता है। हाँ निया, अब हमें इन पत्तियों से अर्क निकालना होगा, यही हमारा असली प्रोडक्ट बनेगा। नेहा पुरानी बाल्टियों और पाइपों का इस्तेमाल करके एक देसी डेस्टिलेशन यूनिट बनाती है। नेहा, तुम ये सब कहाँ से सीखती हो? ये तो किसी लैब जैसा लग रहा है। राहुल, जरूरत पड़ने पर दिमाग खुद रास्ते ढूंढ लेता है, बस इस पाइप को ठंडा रखना। नेहा पहली बार शुद्ध पेपरमेंट का तेल निकालती है। इसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। तभी गांव की औरतें उनके घर के पास इकट्ठा होती हैं। सीमा बहन, तुम्हारे घर से आज कैसी अजीब और मीठी महक आ रही है। मेरी बहू ने खेत में जो पौधे लगाए थे आज उनका तेल निकाला है, देखो कितना साफ है। क्या ये वही तेल है जो सिर दर्द में काम आता है? हमें भी थोड़ा दो। चाची, ये तेल बहुत पावरफुल है, मैं इससे ऐसी चीज बनाऊंगी जो घर को और ठंडा रखेगी। नेहा अब गोबर, लाल मिट्टी और पेपरमेंट के तेल को मिलाकर विशेष प्रकार की टाइल्स जैसी ईंटें बनाने लगती है। फिर वही गोबर, अब तो घर में बैठने की जगह भी नहीं बची, हर तरफ ये ईंट सुखा रखी है। भाभी, अगर ये ईंटें दीवारों पर लग गई तो बाहर की लू अंदर नहीं आ पाएगी। नेहा और राहुल मिलकर अपने घर की बाहरी दीवारों पर इन ठंडी ईंटों की एक परत चढ़ाते हैं। अरे बहू, ये तो कमाल हो गया, दीवार छूने पर भी ठंडी लग रही है। अब इस पर हल्का सा पानी छिड़कने पर यह घर किसी पहाड़ी इलाके जैसा ठंडा रहेगा। शाम का समय है। नेहा के माता पिता रितेश और लताएं एक टूटे हुए टैक्सी से गांव पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर हार का दर्द है। रितेश जी, देखिए हमारी क्या हालत हो गई, हमें अपनी बेटी के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। लता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, बैंक वालों ने सब कुछ सील कर दिया है। जैसे ही वो घर के अंदर आंगन में कदम रखते हैं, उन्हें एक सुखद एहसास होता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। ये वही कच्चा घर है? यहाँ इतनी ठंडक और खुशबू कैसे है? माँ, पापा, आप लोग आ गए, आइए अंदर आइए। नेहा अपने माता पिता के पैर छूती है। रितेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, हमें माफ कर दे, हमने तुझे पनौती समझा, पर आज तू ही हमारा सहारा बनी है। पापा, जो हुआ उसे भूल जाइए, अब आप यहाँ सुरक्षित हैं और यहाँ कोई पनौती नहीं है। सीमा और हितेश बाहर आते हैं और समधियों का बड़े सम्मान से स्वागत करते हैं। भाई साहब, फिक्र मत कीजिए, ये घर भले ही छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है। सीमा जी, आपके घर में तो हमारे बंगले से ज्यादा सुकून है, सब कैसे मुमकिन हुआ? ये सब आपकी बेटी का कमाल है, उसने गोबर को सोना बना दिया है। रात का समय होता है। रोहिणी और नेहा किचन में काम कर रही होती हैं। तभी रोहिणी गुस्से से बोलती है, अब घर में मेहमान बढ़ गए हैं, काम भी बढ़ गया है, रोटियां तो बेलनी ही पड़ेंगी। जेठानी जी, मेरे पास एक उपाय है, कल से हम एक नया काम शुरू करेंगे। आप और माँ मिलकर अगरबत्तियां बनाएंगी। अगरबत्तियां? वो कैसे? हमें तो ये सब नहीं आता। इस पेपरमेंट और गोबर के पाउडर से इसकी मांग शहर में बहुत ज्यादा है। अगली सुबह से पूरा परिवार मिशन पर लग जाता है। नेहा सबको काम बांट देती है। निया बोलती है, भाभी देखिए, मैंने कितनी सारी अगरबत्तियां बना ली, इनकी महक बहुत ताजी है। बहुत अच्छे निया, अब हमें इन्हें पैक करके बाजार भेजना होगा। राहुल शहर जाता है और कुछ दुकानदारों को सैंपल दिखाता है। वो खुशबू से प्रभावित हो जाते हैं। नेहा, एक बड़े व्यापारी ने
10,000 अगरबत्तियों का ऑर्डर दिया है। वो कह रहा था कि ऐसी खुशबू कहीं नहीं मिली। 10,000? ये तो बहुत बड़ी शुरुआत है। हमें और औरतों को काम पर लगाना होगा। ये सोचकर नेहा कौशल्या और ज्योति के पास जाती है और उनके काम के बारे में बताती है। चाची, हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हम घर पर पेपरमिंट और गोबर के पाउडर से अगरबत्तियां बना रहे हैं। अगर आप लोग भी ये काम घर बैठे करें तो अच्छी कमाई हो सकती है। क्या आप दोनों ये काम करना चाहेंगी? घर बैठे पैसे? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ नेहा बहू, हम ये काम जरूर करेंगी। हमें इस मौके की तलाश थी। नेहा गांव की अन्य औरतों को भी काम पर बुलाती है। सभी साथ मिलकर काम शुरू करती हैं। बहू, तुमने तो हमें घर बैठे रोजगार दे दिया, वरना हम तो बस चूल्हा चौका ही जानते थे। और ये काम कितना आसान और खुशबूदार है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे अब उनका अगरबत्ती का काम बढ़ता जाता है। उनके घर पर ही अब एक छोटी फैक्ट्री बन चुकी होती है। रितेश जी भी अब हिसाब किताब देखने में मदद करने लगते हैं। नेहा, मैंने सारा हिसाब देखा है। अगर हम ऐसे ही चले तो अगले महीने तक हम अपना लोन चुका सकते हैं। पापा, ये आपकी और पूरे परिवार की मेहनत का फल है। तभी रोहिणी को एक नया आइडिया सूझता है। अब वो नेहा की तरफदारी करने लगती है। एक दिन अगरबत्ती बनाते हुए रोहिणी नेहा से बोलती है, नेहा, क्यों ना हम इन ठंडी ईंटों को भी बेचना शुरू करें? शहर के लोग तो गर्मी से पागल हो रहे हैं। जेठानी जी, तो बहुत शानदार विचार है। आप तो सच में बिजनेस माइंडेड है। आखिर तुम्हारी जेठानी हो, थोड़ा दिमाग तो होगा ही। काम तेजी से आगे बढ़ने लगता है, पर तभी गांव का मुखिया चौधरी साहब वहां पहुंचता है। हितेश, ये तुम्हारे घर में क्या अवैध धंधा चल रहा है? इतनी औरतों का जमावाड़ा क्यों है? अरे चौधरी साहब, ये धंधा नहीं, मेहनत है। मेरी बहू सबको काम सिखा रही है। अरे गांव में ये सब नहीं चलेगा। गोबर से अगरबत्तियां बनाना, ये तो धर्म के खिलाफ है। चौधरी साहब, गोबर तो पवित्र होता है। हम उसी का सही उपयोग कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? तुम शहर की लड़कियां गांव का माहौल बिगाड़ रही हो। ये काम बंद करना होगा। गांव की सारी औरतें चौधरी के सामने खड़ी हो जाती हैं। चौधरी साहब, जब हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था तब आप कहाँ थे? नेहा बहू ने हमें इज्जत की कमाई दी है, हम ये काम बंद नहीं करेंगे। चौधरी साहब अपमानित महसूस करते हैं और वहां से बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। राहुल, मुझे डर है कि चौधरी साहब कुछ गलत ना कर दे। फिक्र मत करो नेहा, पूरा गांव अब तुम्हारे साथ है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रात के समय जब सो रहे होते हैं सब, अचानक खेत की ओर से रोशनी दिखाई देती है। भाभी देखिए, खेतों से कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। लगता है वहाँ कोई है। नेहा और राहुल दौड़कर खेत पहुंचते हैं। कुछ अनजान लोग पेपरमेंट की फसल जला रहे होते हैं। नहीं, मेरी पूरी मेहनत सब राख हो जाएगा। राहुल, जल्दी पानी लाओ। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश करते हैं। ये जरूर उस चौधरी का काम है, उसने हमारी खुशियों में आग लगा दी। आग पर काबू पा लिया जाता है, पर आधी फसल बर्बाद हो जाती है। नेहा जमीन पर बैठकर रोने लगती है। मत रो बेटा, फसल जल गई है, पर तेरा हुनर और हमारा साथ तो सलामत है। नेहा, हिम्मत मत हारो, हम फिर से शुरुआत करेंगे। अब हम डरेंगे नहीं। आप सही कह रहे हैं। आग फसल को जला सकती है, पर मेरे इरादों को नहीं। अगली सुबह नेहा और भी ज्यादा जोश के साथ खड़ी होती है। वो बर्बाद हुई पत्तियों से नया प्रयोग करती है। राहुल, ये जली हुई पत्तियां फेंकना मत। इनका स्मोकी फ्लेवर भी एक खास किस्म की धूप बत्ती बना सकता है। तुम हार को भी जीत में बदलना जानती हो नेहा, तुम सच में बेमिसाल हो। नेहा एक नई तरह की स्मोकी पेपरमेंट धूप बनाती है, जिसकी खुशबू और भी ज्यादा गहरी है। ये तो पहले वाली से भी अच्छी महक रही है। ये तो और महंगी बिकेगी। तब पुलिस की गाड़ी वहां गांव में आती है। हमें खबर मिली है कि यहाँ आग जनी हुई है। क्या हुआ था यहाँ? हाँ साहब, कुछ लोगों ने हमारी फसल जला दी थी। हमें शक है कि चौधरी साहब का हाथ है। पुलिस अब चौधरी साहब को पूछताछ के लिए ले जाती है। नेहा के माता पिता पूरी तरह इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। नेहा अपने पति राहुल के साथ आंगन में बैठकर बात करती है। राहुल, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये गोबर का ससुराल मेरे लिए स्वर्ग बन जाएगा। और मुझे नहीं लगा था कि शहर की ये अमीर बहू हमारे घर की लक्ष्मी बनेगी। तभी नेहा के जेठ रमन भाई साहब घर आते हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा होता है। रमन लिफाफा नेहा को देते हुए बोलता है, नेहा तुम देखो, ये तुम्हारे लिए जिला कलेक्टर के ऑफिस से चिट्ठी आई है। कलेक्टर साहब, क्या लिखा है इसमें? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, उन्होंने तुम्हें विलेज एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया है। ये खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। रोहिणी और निया नेहा को गले लगा लेती हैं। तभी नेहा की सास बोलती है, मेरी बहू अब पूरे जिले में नाम रोशन करेगी। मुझे बहुत गर्व है बेटी, तू मेरी बहू है। नेहा बेटा, तूने सच में हमें जीवन का असली मतलब सिखा दिया। पैसे से सिर्फ घर बनता है, पर प्यार और सूझबूझ से घर मंदिर बनता है। अब कोई इसे पनौती नहीं कहेगा। ये तो साक्षात सरस्वती का रूप है। नेहा भी ये खबर सुनकर खुश होती है और उसके मन में अब भी काफी कुछ चल रहा होता है। अभी तो मंजिल बहुत दूर है। मुझे हर कच्चे घर को पक्का बनाना है। रात का वक्त होता है। सभी साथ में गांव में
आंगन में बैठे होते हैं, तभी आंगन में रखे रेडियो पर समाचार आता है कि इस साल की गर्मी ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाहर भले ही आग बरस रही हो, पर इस घर में तो सावन जैसा एहसास है। और ये सावन नेहा की वजह से आया है। चलो कल की तैयारी करते हैं, कल बहुत सारे ऑर्डर पूरे करने हैं। पूरा परिवार उत्साह के साथ काम की योजना बनाने लगता है। कोई अब थका हुआ नहीं दिखता। भाभी, कल मैं पैकिंग का काम संभाल लूंगी, आप बस तेल निकालने पर ध्यान देना। ठीक है नेहा, और राहुल आप शहर जाकर नई पल्लियां और घास का इंतजाम करना। बिल्कुल नेहा, अब हमारा काम कोई नहीं रोक सकता। राहुल, ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत है, अब हमें इस काम को और बड़े स्तर पर ले जाना होगा। नेहा, शहर के कई बड़े शोरूम ने हमारी पेपरमेंट टाइल्स और अगरबत्तियों के लिए संपर्क किया है। और जानते हो, अब गांव की और भी औरतें हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं। वो सब भी अब घर बैठे पैसे कमाना चाहती हैं। अच्छा, फिर मैं सभी औरतों को ये काम सिखाने में मदद करूंगी। नेहा गांव की औरतों के साथ एक बड़ी सभा करती है। गांव की सभी औरतें उस सभा में आती हैं। नेहा बोलती है, बहनों, ये काम सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है। हम सब साथ मिलकर इस गांव को एक विकसित गांव बनाएंगे। मैं आप सबको ये काम भी सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस भीषण गर्मी में आप गर्मी से कैसे राहत पा सकते हैं। आखिर ये गांव ही हमारा परिवार है। बाबू, तुमने हमारी आंखों से डर हटा दिया है, अब हम भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। लेकिन नेहा, क्या हमें इन उत्पादों को बेचने के लिए कोई बड़ी दुकान नहीं चाहिए होगी? चाची, आजकल इंटरनेट का जमाना है, हम अपनी चीजें ऑनलाइन बेचेंगे, सीधे ग्राहकों तक। नेहा अपने फोन का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पेज बनाती है और वो अपनी कहानी और उत्पादों के फोटो शेयर करती है। भाभी देखिए, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपकी पोस्ट पर हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं। सब इस पेपरमेंट गोबर लिपाई के बारे में पूछ रहे हैं। यही तो कमाल है निया, दुनिया अब प्राकृतिक और असली चीजों की कद्र करना सीख रही है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और काम के लिए ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है। नेहा का पुराना कच्चा घर अब एक बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर बन चुका होता है। दूर खड़े नेहा के ससुर रितेश से बोलते हैं, भाई साहब देखिए, कभी इस घर में हम दाने दाने के लिए मोहताज थे, आज यहाँ लक्ष्मी बरस रही है। रितेश जी, ये सब आपकी मेहनत और नेहा के साहस का परिणाम है। आपने उसे बेटी की तरह अपनाया, वरना हमने तो उसे पनौती समझकर गरीब घर में भेज दिया था। तभी एक बड़ी कार घर के सामने रुकती है। उसमें से एक विदेशी आदमी बाहर आता है। हमने सुना है कि यहाँ बिना बिजली के घर ठंडा रहने की प्राचीन और नई तकनीक का संगम है। आपका स्वागत है। हमने बस प्रकृति के उपहारों गोबर, मिट्टी और पेपरमेंट का सही मेल बिठाया है। नेहा उन्हें घर की छत पर ले जाती है और पेपरमेंट की खेती और वाटर कूलिंग सिस्टम दिखाती है। अद्भुत, ये तो सस्टेनेबल लिविंग का बेहतरीन उदाहरण है। हम आपकी तकनीक को अपने देश में प्रमोट करना चाहते हैं। अरे नेहा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। हमारा काम तो 7 समंदर पार जाएगा। अब क्या हमें विदेशी भाषा भी सीखनी पड़ेगी, पर रोटियां तो मैं अपनी देसी ही खिलाऊंगी। पूरा परिवार ठहाका लगाकर हंस पड़ता है। नेहा पूरे परिवार के सामने एक प्रस्ताव रखती है। राहुल, हमें एक एनजीओ बनाना चाहिए ताकि और भी गरीब परिवारों को ये ट्रेनिंग मुफ्त में मिल सके। हाँ नेहा, तुम सही कह रही हो। यह हमारा सामाजिक दायित्व है। तुम्हारी वजह से ही आज हम लायक बने हैं कि दूसरों की मदद कर सके। हम इसे जल्द ही शुरू करेंगे। कितना नेक ख्याल है तेरा बेटा। तूने सिर्फ अपना घर नहीं सुधारा, बल्कि समाज की सोच बदल दी। कुछ महीने बाद नेहा को दिल्ली के एक बड़े समारोह में आमंत्रित किया जाता है। वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां जाती है। भाभी देखिए, कितना बड़ा हॉल है, सब आपकी तरफ देख रहे हैं। नेहा, ये सम्मान हर उस औरत का है जो चूल्हे के धुएं में भी अपने सपनों को जिंदा रखती है। मंच पर नेहा को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा जाता है। वो अपना भाषण हिंदी में देती है। मैंने महलों की शान, महंगे एसी और आलीशान फर्नीचर देखे हैं, लेकिन असली सुकून मुझे इस गोबर के ससुराल की सादगी में मिला। आज मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ, गरीबी पैसों की नहीं, सोच की होती है। अगर हम प्रकृति की चीजों की कद्र करें और मेहनत से जुड़ें, तो गोबर भी सोना बन सकता है। हमें बड़े शहर या बंगले नहीं, बस सही सोच और इरादों की जरूरत है। ये सम्मान मेरा नहीं, उन औरतों का है जो मुश्किलों में भी अपने सपने जिंदा रखती हैं। नेहा की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। नेहा के माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू हैं। रितेश जी, हमने इसे पनौती कहा था। मुझे आज खुद पर बहुत शर्म आ रही है। लता, वो हमारी अज्ञानता थी। नेहा ने साबित किया कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वो भाग्य विधाता होती हैं। समारोह से लौटकर नेहा गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल बनवाने की नींव रखती है। अरे बहू, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है कि हमारी सारी बीमारियां गायब हो गई हैं। अब तो पूरा गांव तुझे अपनी बेटी मानता है नेहा। तूने हमें पहचान दी है। तभी रोहिणी नेहा के पास आती है। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा है।
नेहा मुझे माफ कर देना, मैंने शुरू में तुझे बहुत ताने दिए और तुझसे नफरत की। जेठानी जी, आपने ही तो मुझे चुनौती दी थी। अगर आप सख्त नहीं होती तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करती। दोनों गले लग जाती हैं। तभी राहुल बोलता है, नेहा आगे का क्या प्लान है? क्या अब हम शहर में अपना ऑफिस खोलें? नहीं राहुल, हमारा ऑफिस यहीं गांव में रहेगा। हमें मिट्टी से जुड़े रहकर ही आसमान को छूना है। गर्मी का मौसम फिर आता है, लेकिन इस बार गांव के किसी भी घर में लू का कहर नहीं है। देखो, हर घर की छत पर पेपरमिंट की हरियाली है। अब तो चिड़िया भी यहाँ चहचहाने आती है। और गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। ऐसा लगता है पूरा गांव कुल्लू मनाली बन गया है। शाम की सुनहरी धूप में नेहा अपने माता पिता और राहुल के साथ छत पर बैठी है। आज मुझे अपना पुराना बिजनेस डूबने का कोई दुख नहीं है। यहाँ जो दौलत मिली है वो अनमोल है। सच कहा आपने, रिश्तों की गर्माहट और घर की ये ठंडक ही असली अमीरी है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ये सब कर पाऊंगी। मुझे खुशी है कि मैं फेल नहीं हुई। तुम कभी फेल हो ही नहीं सकती थी नेहा। जिसके इरादे फौलादी हो उसे गोबर भी रास्ता दे देता है। तभी निया छत पर आती है और नेहा से बोलती है, भाभी चलिए, माँ जी ने खीर बनाई है। आज चांदनी रात में सब साथ बैठकर आंगन में ही खाना खाएंगे। पूरा परिवार आंगन में साथ बैठकर खाना खाता है। तभी सीमा बोलती है, बहू, पहली रोटियां तूने बनाई थी जो चूल्हे की आग में जल गई थी, पर आज देख, तूने सिर्फ इस घर को ही नहीं बल्कि गांव की हर औरत की तकदीर संवार दी है। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। माँ जी, वो रोटियां नहीं, मेरा अहंकार जल रहा था। शहर की आरामदेह जिंदगी और नखरों का अहंकार। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेहनत क्या होती है। पिताजी ये सच कह रही है। नेहा ने हमें सिखाया है कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम सबने मिलकर गोबर और मिट्टी को ही अपने सबसे बड़ी दौलत बना दिया है। यही असली कामयाबी है। इस घर की नींव हमेशा ऐसी ही मजबूत रहे। अरे तुम दोनों ने मिलकर इस कच्चे घर को प्रेम और समृद्धि के मंदिर में बदल दिया है। खुश रहो।